बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौहरी। 2024 का आखिरी दिन और आखिरी दिन बहुत से चैलेंजेस को लेके हम आपके सामने हैं। वो चैलेंजेस जो पूरे साल हमने डिस्कस किए, लेकिन हम समझते हैं कि अगर शहर कराची की बात की जाए, शहर कायद की बात की जाए, तो वहां हम देखते हैं कि वो दावे वादे जो पूरे साल किए गए उसमें कोई खातिर ख्वाह पूरे ना होते हुए हमें नजर आए। और ये तमाम चैलेंजेस वो थे जो कराची के शहरियों ने बर्दाश्त किए। इस वक्त अगर सूरत हाल देखी जाए तो चाहे वो ट्रैफिक के मामलात हो, चाहे वो बल्दियाती निज़ाम हो, या जनाब यहाँ पे क्राइम की सूरत हाल, इसमें कोई खास तब्दीली ना आ सकी, बल्कि मजीद तब्दीलियां हम इस तरह देखते हैं कि इसमें आदाद शुमार में इजाफा ही होता चला गया। और अभी रिसेंट जो आदाद शुमार हमारे पास आते हैं उसके मुताबिक इस वक्त पूरे शहर में इस पूरे साल में तकरीबन संगीन जुराइम और कत्ल और दूसरी लूटमार में तकरीबन 72,000 ऐसी वारदातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। ये कोई छोटी वो बात नहीं है कि आप 72,000 के फिगर को आप क्रॉस कर जाएं। और इसमें कैसे बेहतरी आ सकती है और क्या मजीद आने वाले साल में हम समझते हैं कि चीजें कम होंगी, क्राइम की सूरत हाल कम हुई है, ज्यादा हुई, कुछ इस पे बात करेंगे। कुछ ओवरऑल बात करेंगे कराची के नौजवानों के हवाले से 2024 में क्या सूरत हाल रही और 2025 में क्या अजाइम है, और ये भी बात करेंगे कि कराची का बल्दियाती सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब समीर कुरैशी साहब। आप हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं। समीर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। समीर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन सकता हूँ। समीर, इस वक्त जो हमारे पास आदाद शुमार आ रहे हैं उसको भयानक ही कहना चाहिए कि तकरीबन चोरी, डकैती, कत्ल और लूट मार समेत दीगर जराइम जो है वो 72,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई है। जबकि कहा जा रहा है कि डकैती मुजाहिमत में 110 शहरी कत्ल हुए हैं। शायद फिगर आप ज्यादा बेहतर जानते हो, लेकिन क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पे? जी देखिए सना, मैं आपको बताऊं कि 2023 की अगर बात की जाए तो 85,000 वारदातें जो है वो रिपोर्ट हुई थी। जो मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि वो रिपोर्ट हुई थी 85,000 के करीब वारदातें। ये वो वारदातें थी जो शहरियों ने FIR भी कटवाई थी और उसके अंदर जो डकैती मज़ाहमत के ऊपर कोई जख्मी हुए थे उनकी तादाद सैकड़ों की थी, लेकिन 85,000 वारदातें रिपोर्ट हुई थी। अब आ जाए 24 की तरफ। उस वक्त भी 23 खत्म हो रहा था तो नित नई हिकमत अमलिया बनाई जा रही थी और बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी पुलिस की, एजेंसी की जानिब के इस साल जो है वो काफी जो है कमी आएगी। लेकिन ये साल की बात की जाए तो आपने फिगर दिया 72,000 का ये फिगर, लेकिन अगर बात की जाए तो ये फिगर अगर 72,000 से कई ज्यादा है। क्योंकि डकैती मज़ाहमत की बात की जाए तो अब तक डकैती मज़ाहमत पर 112 अफराद जो है रवां साल में वो हलाक हो चुके हैं। 72,000 वारदातें वो हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। मैं आपको बताऊं कि 7वें 8वें महीने तक रवां साल के सूरत हाल इस कदर कशीदा हो चुकी थी कि जितनी भी वारदातें हो रही थी उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करना बंद कर दिए थे। क्योंकि जो स्पेशली जो मोटरसाइकिलें छीनी जा रही थी, मोबाइल फोन छीने जा रहे थे और दीगर जो वारदातें होनी थी उनके मुकदमा ही दर्ज नहीं किए जा रहे थे। क्योंकि अगर मोटरसाइकिल छीनी जा रही थी तो एक एक इलाके से 7-7, 8-8, 10-10 मोटरसाइकिलें छीनी जा रही थी। यहाँ तक के उनके मैसेज पास करना भी चोरियों की और छीनी जाने वालों के बंद कर दिए गए थे। इस वजह से कि जो आला हुक्काम थे उनकी जानिब से फौरन SHOs को शोकाज नोटिस जारी कर दिए जाते थे। तो इस वजह से उन्होंने मैसेज पास करना भी छोड़ दिया। एक एक मोटरसाइकिल का मैसेज पास करते थे और जिसकी वजह से जो है वारदातें रिपोर्ट नहीं होती थी। फिर वो मोटरसाइकिलें मिल जाती थी तो लावारिस के खाते में डाल दी जाती थी, कुछ पुलिस वाले चलाते थे, किसी के पार्ट्स बिक जाते थे। तो ये सूरत हाल जो थी वो हुई। अब अगर बात की जाए गुज़िश्ता महीने में, नवंबर के महीने में IG सिंध गुलाम नबी मेमन है, जब ये एडिशनल IG कराची थे तो उन्होंने सब थानेदारों को अहकाम दिए थे कि जो भी वारदात हो उसकी फौरी तौर पर FIR दर्ज की जाए। उसके बाद 85,000 जब वारदातें हो गई थी तो उन्होंने कहा कि हमने सबको FIR काटने के लिए कहा था, जिसकी वजह से इन वारदातों में इजाफा हुआ है। लेकिन अब जो है ये IG सिंध हुए और ये तमाम चीजें होती रही और अब इन्होंने नवंबर के महीने में दोबारा अहकाम जारी किए कि हर वारदात की FIR कटेगी, लेकिन उनके अहकाम पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो अगर बात की जाए वारदातों की तो 85,000 जो पिछले साल की वारदातें थी, अगर इस बार
वारदातों की बात की जाए तो 1 लाख से ज्यादा वारदातें होंगी और इसमें कई ऐसे हमारे भी जानने वाले और हम जिन्हें जानते हैं वो भी शामिल है जिनकी मोटरसाइकिलें नहीं, मोबाइल फोन छीने गए, लेकिन उन्होंने FIR कराने की कोशिश तो की लेकिन उनके मुकदमात अब तक दर्ज न हो सके। अच्छा सभी, चूंकि आप क्राइम रिपोर्टर हैं, पूरे साल आप इसी तरह से आप चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, थाने के चक्कर भी आपने लगाए होंगे, आपने दूसरे क्राइम्स जो लोग करते हैं क्राइम उनसे भी आपका राब्ता हुआ होगा। आपको क्या 2024 में एक कोई तब्दीली नजर आई? क्या ये क्राइम वो लोग करते हैं जो मुकामी नहीं है, या आप समझते हैं कि फाइनेंशियली लोग इतने परेशान हैं वो कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि ये वो क्राइम्स हैं जो आदि मुजरिमों के क्राइम्स थे? जी देखिए, ये क्राइम करने वालों को, इनकी जो क्राइम करने वाले हैं उनकी 3 कैटेगरीज हैं। अगर आप देखें कि जैसा कि अपराध कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ शौकिया वारदातें करते हैं, जो कि शौकिया वारदातें करते हैं, अपना खर्चा पूरा करते हैं, घर से पैसे नहीं मिलते और वेल जिसको कह सकते हैं कि अच्छे खानदानों से ताल्लुक रखते हैं और बंद हुए हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि मुनशियात या दीगर आइस क्रिस्टल या कोई नशा करते हैं, वो अपने नशे को पूरा करने के लिए ये वारदातें करते हैं। और तीसरी जो किस्म मैं आपको बताऊं कि वो फाइनेंशियली जो कि गुर्बत से तंग आके जो है वो वारदातें करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो पुलिस की हिकमत अमली ये थी कि इनके लिए जो है काबू किया जाए, कोई तफ्तीश को बेहतर बनाया जाए। तफ्तीश को बेहतर बनाने के लिए IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से कई इकदाम भी किए गए, लेकिन उन इकदाम को भी पूरा न किया जा सका। आप देखें कि जो जिसको कहते हैं कि रिपीट ऑफेंडर जो थे, जिनके गिरफ्तार हो रहा है मुलजिम, तफ्तीश नाकिस से रिहा हो जाता है। तो ऐसे मुलजिमान भी पकड़े गए जिन पर 21 मुकदमा थे, लेकिन वो बआसानी रिहा हो जाते थे क्योंकि इसकी वजह नाकिस तफ्तीश थी। उस पर IG सिंध ने एक बड़ा अच्छा जो है असेंबली से कानून भी मंजूर करवाया और इसके बाद एक गैजेट की बात हुई थी जो कड़ा था कि जो आदि जो मुजरिम है या मुलजिमान है जिनके ऊपर 20-20, 25-25 मुकदमात हैं, उन्हें ये कड़ा पहनाया जाएगा, इनकी नकलो हरकत पर नजर रखी जाएगी ताकि ये अब दोबारा वारदात न करें। तमाम चीजें हो गई, टेंट अखबार में दे दिया गया, लेकिन उसके बाद एकदम जो है होम डिपार्टमेंट की जानिब से एक तरदीदी इश्तिहार सामने आया जिसमें कहा गया कि अभी कानून मंजूर नहीं हुआ इसका, और कानून मंजूर न होने की वजह से जो है ये, और दूसरा बजट में पैसे भी नहीं है, जबकि वो इतना बड़ा वो नहीं था, इसके करोड़ों थे और ऐसे करोड़ों किसी भी जगह पे खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये मंसूबा उनका फेल कर दिया गया। वरना ये बहुत अच्छा मंसूबा था कि अगर ये इस तरीके से जो आदि मुजरिम है अगर उनको लगा था तो काफी वारदातों में कमी आती। अच्छा, हमने बीच में ये सुना था कि कुछ तबादले भी हो रहे थे, इन तबादलों का कोई असर हुआ ये मामला आगे नहीं जा सका? ये पुलिस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ। देखो, पुलिस डिपार्टमेंट में तबादलों की बात करती हैं तो तबादले जो पुलिस डिपार्टमेंट में हुए हैं ये तमाम पुलिस जो है पॉलिटिसाइज है। ये मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि पुलिस के अंदर जितने तबादले भी हैं वो सियासी तौर पर जो है वो सियासी सिफारिशों के ऊपर तमाम अफसरान जितने भी हैं वो लगे हुए हैं। IG सिंध के अगर मैं कहूँ तो 2 अफसरान होंगे जिनके लिए IG सिंध ने उनको लगाया है, जो कि हकीकत बात है कि वो ईमानदार भी हैं। अगर DIG सखर की बात करें, फैसल चाचड़ की, वो एक ईमानदार अफसर हैं जिनके लिए IG सिंध के कहने पर उन्हें DIG सखर लगाया गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक जो SSP साउथ थे साजिद सिदोजई, उनके लिए उन्होंने स्टैंड लिया था कि उनको हटाया जा रहा था। बाकी जितने भी लगे हैं या तो सिस्टम का हिस्सा हैं या सिफारशी हैं, वो तमाम अफसरान को लगाया गया। अंदरूनी सिंध की बात की, कराची को छोड़ के अंदरूनी सिंध देखें तो कच्चे के डाकुओं के लिए करोड़ों रुपया बजट मंजूर किया गया है, लेकिन कच्चे के डाकू अपनी जगह पे कायम है। उनके पास तमाम चीजें जो हैं वो उसी तरीके से चल रही है, अगवा कर रहे हैं, वही अगवा के तावान भी वसूल कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। ओवरऑल मैं आपकी बातों से जो समझी हूँ कि सूरत हाल सिर्फ कागजात में, एक्सेल शीट में अच्छी नजर आ रही है, ओवरऑल वर्स्ट ही हुई है, ऐसा ही है जी? अगर ऐसा कह लें तो भेजा ना होगा, कागजात के अंदर सूरत हाल जो है बेहतर रखी जा रही है। जैसे आप कह रहे थे कि रिपोर्ट नहीं किया गया, कोशिश की गई चीजों को कम रिपोर्ट किया जाए, लेकिन हुए मामला बिल्कुल वही हैं जो हम 2023 में देख रहे थे। जी बिल्कुल वही मामला चल रहे हैं।
जिस तरह बजट आता है और बजट में जो शहरी होते हैं या आवाम होते हैं इनको अल्फाजों के गोलक धंधे में उलझाया जाता है, इसी तरीके से अगर आप ये तमाम चीजें देखें तो इसमें ये कहेंगे कि पिछले 10 सालों के दौरान वारदातों की शरह नीचे हुई है और 10 सालों में और 4 सालों में नीचे हुई है। वही अल्फाजों का गोलक धंधा होता है, वही आदाद और शुमार का गोलक धंधा होता है। हमेशा CPSC की रिपोर्ट एक अलग मिलेगी आपको, पुलिस की रिपोर्ट अलग मिलेगी। अगर मैं हादसा की बात करूं तो इस बार डकैती मज़ाहमत में हलाक होने वालों की तादाद जो है वो 112 है, लेकिन इस बार इस शहर के अंदर जो ट्रैफिक हादसा में हलाक होने वालों की तादाद है वो 776 हो चुकी है अब तक, जो एक बहुत बड़ा फिगर है 776। इसकी वजह से बड़ा एक एक्शन लिया गया, तमाम जो SSP थे ट्रैफिक के तमाम तब्दील कर दिए गए चंद रोज कब, उनको अब नया टास्क दिया गया। लेकिन एक बहुत बड़ी शरह है हादसा की 776 अफराद जो है वो मौत जो है वो रफ्त करती रही है सड़कों के ऊपर। अगर वो डकैतों से बच गए तो यहाँ पर हलाक हुए हैं और यहाँ जो बच गए वो डकैतों से हलाक हुए। सबीर, मैं आपकी उसी बात में उलझी हुई हूँ। ये मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हैं और इसमें मैं डिस्कशन करूंगी, लेकिन मैं आपकी उस बात पे उलझी हुई हूँ कि आपने ये कहा कि ज्यादातर वो लोग हैं जो शौकिया चोरी करने वालों की भी तादाद ज्यादा हुई है, वो लोग वो भी हैं नौजवान जो नशे के आदी हैं और अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए कर रहे हैं। तो ये कौन सा एक नफसियाती अमल है जो हम कराची के नौजवानों में ज्यादा देख रहे हैं कि एक तो शौक की खातिर करना और फिर नशे का आदी होने की वजह से इस वजह से भी करना, क्या वाकई ऐसा है? जी, ये बिल्कुल ऐसा है कि जो नशा करता है लाजमी है वो कोई नौकरी तो करता नहीं है, उसने आपको मोबाइल छीन लेना है, हमसे मोबाइल छीन लेना है, शहरियों से मोबाइल छीन लेना है, तो वो फरोख्त करके उससे अपना नशा पूरा करता है। तो ये एक तो ये है। दूसरा कुछ शौकिया भी हैं जो जिनकी फैमिलीज जो है वो अच्छी फैमिलीज के, लेकिन घर वाले उनको इसी वजह से पैसे नहीं देते कि कहीं ये बिगड़ ना जाए, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं है, उनको नजर नहीं रखी जाती कि वो उनको बाइक दे दिए, बाइक का पेट्रोल चोरी करने के लिए वो दोस्तों के अंदर बैठ रहे हैं और वहां पर भी ये वो नशा करने की एक किस्म है, अगर उसको कहा जाए। शौकिया भी जो है भी इसी तरीके से है। तो ये भी एक कुछ लोग ऐसे भी पकड़े गए हैं, कुछ गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने ये बताया कि घर वाले पैसे नहीं देते थे जिसकी वजह से ये तमाम जो है वो वारदातें करते थे। तो इस तरीके से जो है ये कैटेगरीज तो है जो चल रही हैं, लेकिन पुलिस की जो है वो नित नई हिकमत अमलियां बन रही है कि अब वो 2025 में भी ये करेंगे, 2025 में ये करेंगे, इसी तरह 23 में भी बन रही थी कि 2024 में ये करेंगे। लेकिन शायद डाकू उनसे ज्यादा समझदार हो गए हैं कि जो हिकमत अमली बनाते हैं डाकू उनकी हिकमत अमलियां वो फेल कर देते हैं और उनकी अपनी हिकमत अमलियां जो है वो कामयाब हो जाती हैं। अच्छा सबीर, ये कितना आपने देखा, मैं खासतौर पे चूंकि एक नफसियाती पहलू को भी लेके आना चाह रही हूँ, ये जब सिलसिला होता है कि घर वालों को पता चलता है कि उनका बच्चा जो इस तरह से है और बाज घर वालों को पता भी होता है, बाद में पता चलता है, पहले पता चलता है, ये जो रिश्वत है किस हद तक ये वाकई जो हम सुनते हैं कि घर वालों को ब्लैकमेल किया जाता है, बाद में उनसे रिश्वत ली जाती है, और जाहिर सी बात है पूरा डिपार्टमेंट खराब नहीं हो सकता, चंद काली भेड़ें हैं जो दाग बनती हैं पूरे डिपार्टमेंट के लिए। क्या वाकई ऐसा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में बाद में रिश्वतें भी चलती हों बच्चे को छोड़ने के लिए और तमाम मामला हल करने के लिए? ये कहते हैं ये तो बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मुबैना तौर पर रिश्वत लेती है। और अगर आप ये समझ लें कि अगर किसी का बच्चा है वो बंद भी हो जाता है तो माँ बाप जो है वो अपनी औलाद नालायक भी हो तो औलाद होती है, कोई भी अपनी मर्जी से अपनी औलाद को बंद नहीं करवाता, तो गिरफ्तार नहीं करवाता है। उनका यही होता है कि बच्चे का कैरियर बर्बाद हो जाएगा, इसकी वजह से वो छुड़वाने भी जाते हैं और वो रिश्वतें भी देते हैं। पुलिस अगर केस भी करती है तो बोला हल्का बना देंगे केस, उसके बाद वो पैसे दे रहे होते हैं, पुलिस से भी ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। और बहुत सारे मामला हैं जिसके अंदर जो है किसी को शौक होता है कि उनका बच्चा बाहर जाके पढ़े, अगर केस हो जाएगा तो सीआर हो जाएगा, सीआर होगा तो पुलिस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसके बाद वीजा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिनको माँ बाप भी मद्देनजर रखते हैं कि इनके बच्चे का कैरियर न तबाह हो जाए, तो इस वजह से वो भी ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। और ये मामला ऐसे होते हैं कि पुलिस में तो कई काली भेड़ें तो हैं जिसका जो इस तमाम चीजों के अंदर जो है वो इसका फायदा उठाते हैं, माँ बाप से वालिदैन से फायदा उठाते हैं और उनके वालिदैन जो है वो फिर मजबूरन जो है वो रकम देने पर मजबूर होते हैं और रिश्वत देकर अपने बच्चों। बहुत शुक्रिया। समीर कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और जो दिल दहला देने वाले हकाइक समीर ने बताए, वो जो डिपार्टमेंट जो भी कर रहा हो, लेकिन यहाँ शायद माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है, फिर से सोचने की जरूरत है। 2025 आ रहा है, चीजें बेहतर की जा सकती है। एक छोटा सा ब्रेक है, मजीद कुछ हकाइक पे बात करेंगे।
ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं रफत सईद साहब, आप सीनियर सहाफी हैं। साथ अंबर दानिश साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। अंबर, आपकी तरफ आते हैं। कुछ और फिगर हमारे साथ सामने ऐसे आए जो हम अभी क्राइम्स की बात करते हैं, तमाम चीजों की, लेकिन एक अहम पहलू जो कराची शहर में देखा गया वो ये था कि शहर में खुदकुशी के वाकयात में 100 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, और साथ साथ जिनमें 64 मर्द थे और 36 खवातीन शामिल थी। ये इस रुझान को आप किस तरह से देखती हैं कि क्यों हो रहे हैं इस तरह के वाकयात? वालेकुम सलाम मीरा। मुझे आप बताया कि मर्दों की शक्ल ऐसा लगता है कि गुर्बत की जो है वो बड़ी और बहुत ही महंगाई, इन साल में इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा अपनी हद से, तो उसमें पहले लोगों को घर चलाने में मुश्किल होगी। और कराची जैसा बड़ा शहर जहाँ पे वैसे ही ज्यादा मसाइल हैं, वहां पर हमें पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है, अपने घरों में टैंकर डलवाने पड़ते हैं। 50% से ज्यादा कराची में पानी नहीं आता है, आए दिन पानी की पाइपलाइन टूटी हुई होती है, इलेक्ट्रिसिटी के मसले हैं, बिजली का बिल हो गया, गैस नहीं आ रही होती है। उसके अलावा बच्चों की तालीम पे, क्योंकि ज़ाहिर स्टेट में तो आपको एजुकेशन उस तरह प्रोवाइड नहीं की है, महंगे स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल के चाहे मीडियोकर लेवल के भी हो, उनकी फीस बहुत ज्यादा है। तो जब घर आपको चलाना मुश्किल हो जाए और पानी भी आपको खरीद कर पीना पड़े, तो ये ऐसे मसाइल हैं जिसके बाद जब किसी को नहीं समझ आ रही होते, अचानक खड़े खड़े नौकरी से निकाल दिया जाए और आपको समझना है आप अपना घर कैसे चलाएंगे, तो ऐसे मसाइल में इस तरह की खुदकुशी वाले वाकयात भी नजर आते हैं। उसमें एक एकेडमिक्स का भी इशू है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की तादाद कम है और हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जब उनके टेस्ट क्लियर नहीं होते, मेडिकल का टेस्ट आप देख लें, 2 दफा हर साल, पिछले 3 साल से 2 दफा तो हो रहा है प्री मेडिकल का टेस्ट। उसमें बच्चे अगर कामयाब नहीं होते या बहुत अच्छे नंबरों से उनको दोबारा पढ़े, तो ये चीजें मायशी बड़ा शहर है, टेक्निकली किसी से भी कंट्रोल ना हो अगर बल्दियाती निजाम प्रॉपर ना बना हुआ, तो ये भी वजह है मेरी नजर में बहुत शदीद महंगाई होना, सुसाइडल अटेम्प्ट्स या सुसाइड का होना। लेकिन अंबर, आप ये जो बात कर रही हैं इसमें आपने कहा कि तमाम चीजें, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया पे भी आप इन हैं, सोशल मीडिया के रुझानात कितने असरअंदाज हुए बनिस्बत हम देखें 2023 में जितने लोग टिकटॉक और दिखावे की वीडियोस और तमाम चीजों में थे, अब हम देख रहे हैं कि 2024 में मजीद साइकोलॉजिकली उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बल्कि पूरा पूरा घर और लड़ाइयां भी इस बात पे हो रही हैं कि सोशल मीडिया पे क्या कुछ अपलोडिंग होती है। ठीक है, आप सोशल मीडिया के रुझानात और खासकर सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग लोगों को बहुत अफेक्ट करती है। अगर आप जरा से भी सेंसिटिव हैं और आप अपने ख्यालात वहां पर पोस्ट करना शुरू करें, फिर जो ट्रोलिंग उसके बदले में होगी, या फिर टिकटॉकर्स खासकर जो बच्चियां हैं वीडियोस आप अपनी अपलोड कर रहे होते हैं, अगर घर में उसको पसंद नहीं किया जा रहा तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है घर में इश्यूज होने की। जो और उसके अलावा हमने कुछ आजकल जो अजीब से कुछ ट्रेंड्स चल गए हैं, लोगों की प्राइवेट वीडियोस लीक हो रही होती हैं, उस तरह की भी चीजें हैं जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बट ट्रोलिंग इज अ वेरी मेजर इशू, जहां पर आप अगर नहीं उसको फेस आपको करना आता हो और आप नहीं उसको हैंडल कर सकें, तो लोग बहुत कोई इकदाम बुरे उठा लेते हैं। खासकर नौजवान नस्ल जो है ज़ाहिर सेंसिटिव होते हैं बच्चे। आपका अगर कोई नजरिया है और सामने वाला उससे इत्तेफाक नहीं करता, सोशल मीडिया पर बहुत आसान होता है ट्रोल करना। एक कोई भी आप एनोनिमस आईडी बना लें जो आपके नाम का नहीं है, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है, तो बहुत आसान है बुरा भला किसी के बारे में कोई भी इल्जाम तराशी करना। और जो फिर अगर जो जिसके खिलाफ ये हो रहा है, अगर वो उसको बर्दाश्त ना कर सके, तो वो उसके लिए उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ मेंटल स्ट्रेस दैट इज वेरी मच इंक्रीजिंग इन आवर जनरेशन। बाकी कैसे हकाए कि मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ कि आगे बेहतर। और रफत सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। रफत सईद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी रफत सईद साहब, ये तमाम मसाइल हमने क्राइम भी डिस्कस किया है, लोगों की मेंटल कंडीशंस के हवाले से भी बात की है, लेकिन एक और पहलू जो हम देखते हैं, कराची वाले जब बल्दियाती सिस्टम आया तो उस वक्त ऐसा लगता था कि बहुत अरसे बाद कि कराची बिल्कुल एक जन्नत का माहौल पेश करने लगेगा, लेकिन तवक्कात कम नहीं, बिल्कुल पानी फिर गया उस पर।
क्या समझते हैं 2024 में बल्दियाती नुमाइंदगान की क्या तसल्ली बख्श सूरत हाल थी और उनकी क्या कारकर्दगी सही रही? देखिए, कराची को मैं यही कहूंगा और कहता चला आ रहा हूं कि कराची एक लावारिस शहर हो चुका है। और बात है कि इसको कोई सब दावे तो सब करते हैं इसको ओन करने के, लेकिन ओन उस तरह से नहीं किया जा रहा। ये यकीनन हुआ है कि बल्दियाती उमूर के हवाले से माजी के मुकाबले में अगर हम देखें तो काम उस तरह से नहीं हो सका है। वही मामला जो माजी में एक होता था, एमक्यूएम को ये शिकायत होती थी कि उनके पास इख्तियार नहीं है, इसलिए हुकूमत उन्हें फंड नहीं दे रही। लेकिन मुर्तजा वहाब के मेयर बनने के बाद इस बात की उम्मीद हो चली थी कि उनका ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो मसाइल जन्म नहीं लेंगे। लेकिन जमात इस्लामी अब फिर वही शिकवा कर रही है जो एमक्यूएम से हुकूमत के लिए शिकवा किया करती थी। शिकवा जवाब शिकवा में आम शहरी सफर कर रहे हैं। अब ना इस शहर में बिजली है, न गैस है, न पानी है, ये सारे मसाइल आ रहे हैं। गो के हुकूमत उसको एड्रेस करने की कोशिश करती है और कर रही है, बात सड़कें बनाई भी गई हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन बुनियादी काम जो है, जो सिविक प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, जो आम आदमी की जरूरियात से जिनका ताल्लुक है या आम शहरी का जिससे ताल्लुक है, वो फुलफिल नहीं हो रहे। यूनिवर्सिटी की इरोड की मिसाल आपके सामने है कि बरसों से ये मंसूबा चल रहा है। जिस अजियत से गुलशन इकबाल में रहने वाले दो चार होते हैं या जो इस रास्ते से सफर करके मलीर तक जाते हैं, उनकी मुश्किलात का अंदाजा कई सालों से लोगों को हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इत्मीनान बख्श नहीं है। लेकिन हाँ, बड़ी सड़कों पे काम हुआ है। जिस तरह के एक्सप्रेसवे की तामीर पे क्रेडिट ले रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो ये कह रही है कि उन्होंने उसकी तामीर की है, यकीनन उससे फर्क पड़ेगा, बड़ी सड़कों पे की तामीर से भी फर्क पड़ेगा। लेकिन ये ब्लेम गेम खत्म होके नहीं दे रहा है कि ये जुरिसडिक्शन कंटोनमेंट की है, ये केएमसी की है, ये टाउन की है। तो बहरहाल आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं। आम आदमी तो सर्विस चाहता है, काम चाहता है, अपने मसाइल का हल चाहता है। तो शायद 2024 में हम फुलफिल नहीं कर सके इन तमाम चीजों को। अच्छा रफा सही साहब, हमें ये इत्तलात मिली है कि हम बल्दियात की जब बात करते हैं तो एमक्यूएम ये कहती है कि चूंकि हम इस सिस्टम में नहीं थे, इस वजह से कराची को ज्यादा भुगतना पड़ा। ये एक अलग बहस है। लेकिन अब वो अपने नए बल्दियाती उम्मीदवारों के अभी से उसने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए हैं और वो ये पूरी तौर पे पुरुमीद है कि अब जो उसकी बल्दियाती हुकूमत अब जो आने वाली है वो एमक्यूएम की होगी और साथ साथ उसके नुमाइंदगान भी काम करेंगे। पार्टी से फर्क पड़ता है या आप समझते हैं कि ये जो अभी पूरा निजाम है यही खराब हुआ है? देखिए, बुनियादी तौर से तो पूरा सिस्टम ही हमारा जो है वो क्लैश कर चुका है। मैं तो यही कहूंगा अब ला के तैयारी कर लें। बिल्कुल इनको तैयारी ने, पहली बात तो इन्हें इंतखाबात से बाइकाट नहीं करना चाहिए था, अलहदा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये पार्टी की उनकी पॉलिसी है जिसमें उन्होंने ये काम किया। लेकिन फिर वही शिकवा होगा कि इख्तियार फंड का रिलीज होना वो सिंध हुकूमत के हाथ में होगा, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, फिर एमक्यूएम वही शिकवा लेके बैठ जाएगी। तो शिकवा जवाब शिकवा चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये कि सबको मिलजुल कर शहर की तामीर और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। और इस बात का बरमला इजहार वजीर आला सिंध भी करते हैं। आपने एक तकरार देखी होगी मज़ार कायद पर, गवर्नर ने कहा मेरा शहर, उनका, तो वो भी ये कहते हैं कि उनका शहर और वो यहाँ पले बड़े हैं शहर के अंदर, यकीनन उनका शहर है। तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ी सी तवज्जो दे ले सिंध हुकूमत और मेयर कराची मुर्तजा वहाब तवज्जो दे लें तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अब इस शहर को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए, इसमें काम होना चाहिए। काम नहीं हो रहा है, सिर्फ सियासत ज्यादा हो रही है। ठीक है, अंबर आपकी तरफ आएंगे। जहां नफ्सियाती पहलू की बात हुई, सोशल एक्टिविटीज बच्चों की, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। एक और मंजरनामा हमारे सामने है, एक और फिगर ऐसा है जो दिल दहला देने वाला है। वो ये कि 776 अमवात हुई है ट्रैफिक हादसात में और एक बहुत बड़ा फिगर है। ये सड़कों की सूरत हाल है, इसमें हमारी जहनी हालतें हैं, या आप समझते हैं कि जनाब आगाही की कमी है? क्यों हो रहा है सब कुछ? देखिए, ये वाकई बड़ी ही सीरियस फिगर है जो आप कोट कर रही हैं। और सड़कों पर इस कदर एक्सीडेंट्स होना, ये एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारे पास जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी कम है और इस वजह से लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। इस साल बहुत ज़्यादा सर्ज है गाड़ियों और बाइक की खरीदारी का, जहां एक तरफ कुछ लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं कि शायद वो एक जगह ये भी इंडिकेट करती है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके कंफर्ट से, या वो उसमें अपने आप को इनसिक्योर या सेफ फील नहीं करते, तो वो इसलिए ये खरीदते हैं। फिर जब
बाइक्स और गाड़ियों की तादाद जरूरत से ज्यादा बढ़ती है तो ट्रैफिक कंजेशन बढ़ता है, जिसके बायस जो राहगीर होते हैं वो अगर जा रहे हो वो भी टकराते हैं, उससे वो भी एक्सीडेंट होते हैं, आपस में गाड़ियां और बाइक्स का तसादुम बहुत ज्यादा होता है। और आजकल मैंने बहुत खास तौर पर मैं एक बात जो मैं नोट कर रही थी कि हम लोग गाड़ी का शीशा टिंटेड है उस पर तो बड़ा शोर होता है, उन चीजों पे रोका जाता है, लेकिन जो बाइक्स हैं उनके साइड मिरर्स ज्यादातर नहीं होते। आपको 90% बाइक्स के साइड मिरर्स नजर नहीं होते। तो वो जिस तरह 3-3 लोग बेचारे बिठाकर सवारियां चला रहे होते हैं बगैर हेलमेट के, वो कहीं भी टकरा रहे हो, किसी गाड़ी में टकरा रहे हो, आपस में टकरा रहे हो, उससे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं जो अननोटिस जाते हैं, क्योंकि अक्सर हम बड़ी गाड़ी वाले को रोक लेते हैं और बाइक वाले की गति नहीं समझते। लेकिन अगर साइड मिरर्स के बगैर और हेलमेट के बगैर कोई गाड़ी चला रहा है तो वो ऑलरेडी एक क्राइम है। तो जो छोटा जो कानून है ना जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको इन्फोर्स नहीं किया जाता is one of the main reasons of these surge in these accidents। तो उसको देखना बहुत जरूरी है कि अपने बनाए हुए जो कावानीन है कम से कम उनको तो फॉलो करा लिया जाए। जरूरी नहीं है कि एक गाड़ी में अगर 4 बच्चे जा रहे हैं तो उन्हीं को रोककर पुलिस ने उनका चालान करना है या उनसे पूछगछ करनी है कहाँ वो जा रहे हैं। ये देखा जाए कि यहाँ पर बाकी जो जरूरी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है उनको कैसे रोका जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रीजन है एक्सीडेंट्स होने का। आपकी तरफ आते हैं रफी सही साहब, ये आप किस हद तक इस चीज को देखते हैं कि कराची में हैवी व्हीकल्स जो हैं वो हमेशा से एक सवालिया निशान रही हैं, और अभी जो हम एक्सीडेंट की शरह देखें उसमें जो हैवी ट्रैफिक है वो भी बहुत बड़ा हिस्सा रही है। जबकि अगर मैं पूरे साल देखूं तो ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी हमें नजर बहुत आती है लफ्जों में, हमें न्यूज में बड़ा हम देखते हैं उसको, उनका एक चैनल भी है जो रेडियो चैनल भी मुख्तलिफ इत्तलात दे रहा है। लेकिन आप किस हद तक मुतमईन है कि इन मामलात पे भी तवज्जो दी जा रही है या दी जाएगी कि कब हैवी ट्रैफिक चलेगा कराची में और किन सड़कों पे चलेगा और उनकी वजह से कितना ट्रैफिक को नुकसान हुआ, सड़कों को नुकसान हुआ, लोगों को नुकसान हो रहा है? देखिए, पुलिस का जो FM रेडियो है उससे तो बहरहाल लोगों को बहुत मदद मिलती है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात आपने की हैवी ट्रैफिक की, हमारे यहाँ अगर सिर्फ और सिर्फ कानून की हुक्मरानी हो जाए तो बहुत सारे काम सीधे हो सकते हैं। हम बातें तो बहुत करते हैं, मुहिमात तो बहुत लाते हैं, कभी लाइसेंस चेक करने की, कभी हैवी ट्रैफिक के दाखिले की बंदिश की, एक जानिब से ये इत्तला आती है, दूसरी जानिब से बयान फिर सिंध हुकूमत की तरफ से आ जाता है, सिंध हुकूमत कोई बयान देते हुए गवर्नर साहब उसमें कूद पड़ते हैं। तो बहरहाल ये हमारे यहाँ बयानबाजियां ज्यादा होती हैं, अमली इक़दाम कम होते हैं। हैवी ट्रैफिक का दाखिला बिल्कुल मखसूस सड़क, जिस तरह कहा जा रहा है कि लियारी एक्सप्रेसवे को मुख्तस कर दिया जाए, वो तजवीज बहुत मुनासिब है कि वहां से जाए वो ट्रैफिक। हादसा बिल्कुल हुए हैं और मेरे ख्याल में जिस तरीके से कुचला गया है मोटरसाइकिल सवारों को वो एक अफसोसनाक है। लेकिन और उसमें एक कवानीन का इतलाक में 304A लगती है, मेरे ख्याल में ड्राइवर की भी जमानत अगले दिन हो जाती है। हादसा इत्तेफाकी हादसा कहलाता है ये, तो कुछ भी नहीं होता, ना उस बेचारे मरने वाले को कुछ मिलता है। बहरहाल उस पे को कानून होना चाहिए, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। सिंध हुकूमत को, बल्दियाती इदारों को, ट्रैफिक पुलिस को, सबको एक पेज पे होना पड़ेगा इस काम के लिए। ये बहुत बड़ा शहर है, बहुत बिखरा हुआ शहर है और इसका कंट्रोल किसी एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास होना चाहिए, वही कवानीन पे अमल दरामद करवाए। और दुनिया भर में होता यही है कि मेयर खासा पावरफुल होता है, मेयर के पास सारे इख्तियार होते हैं, चाहे वो ट्रैफिक के मसाइल हों, चाहे वो पुलिस के मसाइल हों, सब चीजें हों। लेकिन हमारे यहाँ तो तरतीब ही उल्टी है, तो वो सीधी, जब तक कि उन चीजों को सीधा नहीं किया जाएगा ये कुछ भी सीधा नहीं होगा, सिर्फ बयानात के तक रहेगा, वही ट्रक फिर नजर आएंगे। क्योंकि जैसे ही एक बात की गई थी पाबंदी की, तो फिर सूबाई वजीर इत्तलात जो है उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा ये ट्रक इन औकात में भी आएंगे। तो बहरहाल तो ये इस तरह के दोनों तरफ से बयानात हुए, उसके बाद सब खामोश हो गए। अच्छा अंबर, आपकी तरफ आते हैं, यहाँ पे आप क्या समझती हैं कि कराची में पुलिस का जो किरदार रहा वो किस हद तक आप समझते हैं कि मुतमईन रहा, हम इसको समझ सकते हैं कि तसल्ली बख्श रहा, या आपको ऐसा लगता है कि बहुत इकदामात की जरूरत है और बस ये भी बयानात की हद तक ही रहा? जिस तरह से रफा सही साहब कह रहे हैं कि बयानात बहुत थे, तबादले तो बहुत हमने देखे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि खातिर ख्वाह कोई तब्दीली आई है?
मैंने शुरू का आपकी लाइन मिस कर दी है। आप बलदियाती हुकूमत के बारे में बात कर रही हैं? मैं पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से बात कर रही हूँ कि तबादले जो हमने खास तौर पे देखे हैं, बल्कि हमारे पास ये भी कुछ देर पहले समीर कुरैशी साहब हमें बता रहे थे कि जो वारदातें रिपोर्ट होने की ऑफिशियल इतलात आ रही है 72,000, वो बहुत कम है। लास्ट टाइम 85,000 रिपोर्ट हुए थे, लेकिन इस दफा चूंकि कार्रवाई सामने लेके आनी थी कि हमने बड़ी अच्छी कार्रवाइयां की हैं, तो उसमें हुआ जनाब ये कि खास तौर पर रिपोर्ट ही नहीं की गई हैं वो वारदातें जो कि कराची में हुई हैं, और इसकी तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। कराची में जो सड़कों पर क्राइम है और वारदात हैं, उनकी तादाद हर साल बढ़ ही रही है, उसमें कमी नहीं आई। अगर तबादलों से कोई फर्क आया होता तो हमें कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर नजर आती। सिर्फ इस साल में शुरू के 7 महीनों में ही कोई 44,000 के करीब जो है वो सड़क पे क्राइम्स हो चुके थे, जिसमें से सिर्फ एक रमजानों की फिगर है कि 19-20 जो हैं लड़के और बच्चे जो हैं वो टारगेट किलिंग में सिर्फ एक महीने में जान से चले गए थे। इस शहर में एक अरसे से ये हो रहा है। यहाँ पर 96 से तो रेंजर्स की भी तैनाती हुई है, पुलिस भी यहाँ मौजूद है, पूरा सिस्टम यहाँ मौजूद है, लेकिन अगर कोई फर्क नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हमें देखनी होंगी। हम जब तक बलदियाती सिस्टम को स्ट्रांग नहीं करेंगे और जब तक पुलिसिंग जो है वो बलदियाती सिस्टम के बलदियाती हुकूमत के अंडर नहीं आएगी, शायद शहर में बेहतरी नहीं आएगी। एक सूबाई हुकूमत के अंडर आने वाली पुलिस जो पूरे सूबे में काम कर रही है, लेकिन ये शहर जो एक एक्सेप्शनल शहर है जिसकी जो अनऑफिशियली जो आबादी है वो 3 करोड़ से ज्यादा है, यहाँ पर इतने लोग हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। शहर की ही पुलिस हो, यहीं के लोगों को उसमें तैनात किया जाए, यहीं के बच्चे हों, मोहल्ले के बच्चे ही जो हैं वो यहाँ के थानों में जो है पुलिस ऑफिसर हों, ताकि वो अपने इलाकों को जानते भी हों। हाँ, यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा मसला है वो यहाँ पर लोगों का जो आपस में क्लैश है ना, वो मकामी और गैर मकामी का भी है कि जी वो गैर मकामी पुलिस है, वो हमारा जो है ठीक से ख्याल नहीं करती है शहर का, ठीक से पुलिसिंग नहीं होती है। तो फिर इस मसले को हल कर देना। अगर एक शहर को आपसे ये मसला है तो इस मसले को हल कर दें, और जो बलदियाती निजाम है उसके अंदर पुलिस सिस्टम कम से कम इस शहर के लिए लेके आया जा सकता है। जैसे लोकल बॉडी जो बिल आता है उसमें अगर माइनर चेंजेस ले आए ये लोग, सिंध हुकूमत ले आए, जो कि क्योंकि सिंध हुकूमत के अंडर ही एक्ट है कि भाई सिर्फ इस शहर के लिए ये काम कर दिया जाए कि जो पुलिस सिस्टम है वो बलदियाती हुकूमत के अंडर हो और मेयर के अंडर ये सारा काम हो रहा हो, ताकि नजर रखी जा सके क्राइम पर डायरेक्टली। लोगों के सवालात और लोगों के जो क्वेश्चन वो रेज कर रहे हैं उनको एड्रेस किया जाए तो शायद कोई हल नजर आए। क्योंकि अभी तक टारगेट किलिंग में पिछले महीने में अंचोली में बच्चा जान से गया है। मुस्तकिल ये बताया जा रहा है कि मोबाइल स्नैचिंग होती है, लेकिन उसके बाद वो गोली से मार के चले जाते हैं। तो ये तो ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझ के आप एक नस्ल कुशी करना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ अगर मोबाइल ही छीनना आपको है तो आप मोबाइल छीन के चले जाएं। ऑन अ माइनर रेजिस्टेंस यू कांट जस्ट किल समवन। मतलब ये इतना तकलीफदा है, पूरा खानदान उससे तबाह बर्बाद हो जाता है। काश के हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं इस बारे में थोड़ा सा सोचें, और जो बड़े शहर हैं कराची, लाहौर, पेशावर जैसे, उनके मसाइल को थोड़ा सा हटकर हल करने की कोशिश करें। रफ़त सईद साहब, आपकी तरफ आते हैं कुछ ऐसे हकाइक, और जब बच्चों की अमवात के हवाले से पता चलता है, वो जिस घर से लाश उठती है वही जान सकता है उसका दुख कि क्या होता है। खुदा ना करे कि किसी पे वक्त आए और ये जवान बच्चों की लाशें हमने उठते देखी कराची में। रफ़त सईद साहब, आपकी तरफ आते हैं। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि डकैती मुजाहिमत में 112 अफराद की जो है वो डेथ हुई है, शहादत हो गई। क्या समझते हैं कि पहले तो ये कहा जाता था कि जो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है वो असला चलाते हुए, गोली चलाते हुए बहुत ज्यादा सोचता है। ये इतनी वारदातों में जो इजाफा हो रहा है, आपको लगता है कि ये वो लोग नहीं हैं जो चोरी करने वाले हैं, आदि मुजरिम है, या आप लगता है कि वो लोग जो मजबूरन कर रहे हैं ये सब कुछ, उनकी तादाद में इजाफा हुआ होगा? रफ़त सईद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आइए सर, आपने क्वेश्चन सुना? हाँ, मैं क्वेश्चन में आपका सुन चुका। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ मैं आपसे। जी सर। हम बड़े अफसोस की बात है कि हम साल का जब इख्तिताम हो रहा होता है ना, तो फिर एक जायजा हम ले लेते हैं वैसे, और उसके बाद के हम कितने जराइम पहले हुए, गुज़िश्ता साल क्या हुआ, आदम शुमार क्या हुए। मेरे ख्याल में सारा साल इस चीज का जायजा लेना चाहिए
हर महीने हर हफ्ते जायजा लेना चाहिए कि क्या इस शहर के साथ हुआ है। इस शहर के साथ जितनी माजी में ज्यादती हो चुकी उससे ज्यादा ज्यादती अब हो रही है इस शहर के साथ। और बात यह कि कोई, मैंने आपसे कहा ना, लावारिस शहर है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिन्होंने यहाँ से वोट लिए हैं वो भी इसको ओन नहीं करते। माजी में जब जो हुकूमत रही है, साबका हुकूमत जो थी, उसके नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब हुए तो उस वक्त तो ना MQM थी ना कोई और जमात थी, सबका ताल्लुक एक PTI से था। तो बहरहाल उन्होंने भी इसे ओन नहीं किया, ओन किसी ने नहीं किया सही मायनों में इस शहर को। और मेरे ख्याल में वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक वन विंडो ऑपरेशन नहीं होगा, मेयर को बाइख्तियार नहीं बनाया जाएगा, सारे मामला में जवाबदेह भी फिर वही होंगे। अगर जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी तो जवाबदेही भी वही होंगी। अभी तो मामला है कि कराची का मामला हो तो आप एडिशनल IG कराची से बात करें, सूबे का मामला हो तो आप IG से बात करें, डिस्ट्रिक्ट का मामला हो तो आप DIG से बात करें। बहरहाल इस तरह के निजाम दरअसल बिगड़ा हुआ है। निजाम बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। और जो नया आने वाला साल, उम्मीद है कि इन उम्मीदों के साथ लोग, मतलब ये है कि शायद बेहतरी आए, क्योंकि बहुत सारी बेहतरी तो ये आई है कि बात है कि जो हम बिल्कुल डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे, हमारे बारे में जो मनफी खबरें आ रही थी वो बेहतर होना शुरू हुई, मईशत भी बेहतर हुई, स्टॉक मार्केट भी बेहतर हुई, फिर इंतखाबात भी इसी 2024 में हुए, भारत के इंतखाबात भी हुए, अमेरिका के भी हुए। पर उसके नतीजे जब आएंगे आगे चल के आप देखिएगा कि बेहतरी आएगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और फिर एक सबसे बड़ी चीज 2024 में हुई, इन्हीं हालात की वजह से लोग, नौजवान यहाँ से बड़ी तादाद में यहाँ से लोग गए हैं बैरून मुल्क। वो चीज रुकनी चाहिए और उन्हें इतना एतमाद नौजवानों को देना चाहिए कि वो यहाँ रुकें या यहाँ यहीं काम करें और उनकी जिंदगियां भी महफूज हों, वो भी महफूज हो, रोजगार भी मिले। रोजगार सबसे बड़ा मसला है शहर के अंदर मिलना। अच्छा, एक और बात है जो अभी अंबर दानिश ने भी कही थी, आपसे पूछेंगे रफी सही साहब। ये इन्होंने एक बात जुमला कहा था, और अक्सर मेरे प्रोग्राम में भी बल्दियाती नुमाइंदगान आके बात करते हैं, जब तक बल्दियात के अंडर जो है वो कराची की पुलिस को नहीं कर दिया जाएगा, मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। आपको लगता है कि ये सिस्टम ठीक रहेगा? देखिए, उसके लिए फिर एक ताकतवर बाइख्तियार मेयर चाहिए, और जिसपे कि ना सियासी दबाव हो, ना उसकी कोई वाबस्तगी हो किसी से, वो न्यूट्रल होकर एक ऐसा काम करे तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि निजाम ठीक नहीं हो सकता, मगर बात है उसके लिए करने के लिए विल चाहिए, वो किसी में नजर नहीं आती फिलहाल तो मुझे। आपकी तरफ आते हैं अंबर दानिश साहिबा। कराची की मुख्तलिफ सियासी जमातों से आप का वाबस्ता भी रहा है, मतलब बात रहती है। क्या आप समझती हैं कि कोई तब्दीली किसी जमात से मुतवक्का है? क्या MQM जितनी पुरअज़म लगती है कराची के लिए, आपको लगता है कि 2025 में उस तरह से डिलीवर कर सकेगी कराची को? और जिस तरह से उन्होंने वोट लेने की बात करें कि इस दफा उनको बड़ी कॉन्फिडेंस है कि इस दफा 2025 में जो है वो चीजें बदलने जा रहे हैं, लगता है कि कुछ ऐसा होगा? जो जितनी भी तमाम सियासी जमातें हैं, उनके जो आपस में इख्तिलाफात हैं, जब तक वो खत्म नहीं होंगे और जब तक वो जो रिलायंस है कि हमें हुकूमत में आना है तो हमें किसके सहारे आना है, वो चीजें खत्म नहीं होंगी, जब तक कुछ बात तो आगे नहीं बनेगी। रही बात MQM की, MQM माशाल्लाह सिंस 22 सीट्स लेके आई है। उन्होंने आने से पहले जो इलेक्शन वाली रात को स्पीच की थी वो भी बहुत जबरदस्त थी, लेकिन MQM का उससे पहले जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें हिस्सा ना लेना, फिर उसके बाद फरवरी से अब तक का जो ये वक्त गुजरा है उसमें उनकी क्या कारकर्दगी रही है। अगर वो डिलीवर करना चाहते होते तो क्या ये वक्त वो क्यों नहीं कर सके? 26वीं अमेंडमेंट जो आई है उसमें वो बेहतरीन वक्त था। ये जो हम बात करते हैं बल्दियाती हुकूमत में को आईनी प्रोटेक्शन देने की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि हमने लिख तो दिया है आर्टिकल 140A में कि बल्दियाती हुकूमतों को सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियली तौर पर डिवॉल्व करे, लेकिन कैसे डिवॉल्व होगी, मेयर के पास कितनी ताकत होगी, मेयर की जो टीम है, जो कैबिनेट है, वो कितनी पावरफुल होगी, कितना फाइनेंस उसके पास आएगा, वो कहीं बयान नहीं है। तो ये अमेंडमेंट लानी थी बहुत जरूरी, जिसका बिल बहुत दफा पेश किया जा चुका है पहले से, पिछले साल भी, उससे पिछले साल सानिया निश्तर ने भी पेश किया था। तो ये तमाम मुसव्वदे बने हुए हैं। 26वीं अमेंडमेंट जब आ रही थी, MQM का ये फर्ज बनता था, मुझे बहुत शिकायत है उनसे, बहुत माजरत के साथ, मेरी बहुत अच्छी उनसे ताल्लुकात भी है, लेकिन मेरी उनसे ये शिकायत है कि ये वक्त था जब 2/3 मेजोरिटी पे सब बैठने वाले थे, जब इतनी चीजें जजेस के लिए और बहुत सारी चीजें और एक्सटेंशन पे बात हो रही थी,
यहाँ पे आप अपनी शर्त रखते हैं कि भाई हम वोट जब देंगे जब आप हमारी जो है बलदियाती हुकूमतें हैं उनको डिवॉल्व करेंगे। अच्छा, ये बात तो वो कर रहे हैं कि 148 पे बात करके वो 27वीं तरमीम का उन्होंने मुसविदा दे दिया है और बहुत पुरुम्मीद है कि हो जाएगा। इनके टाइम ही ये दे देना चाहिए था। Why it was not discussed that time when everyone was sitting and 2/3 majority वाला वक्त था जब मौलाना फजल रहमान साहब को भी मना लिया गया था। अब 27वीं अमेंडमेंट जब आएगी तो देखा जाएगा। आपको लगता है 2/3 मेजोरिटी पे पूरे पार्लियामेंट को लाना बहुत आसान काम है? ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं रफत सईद साहब। MQM के हवाले से हमने पूछा, जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब कराची के लिए एक नया चेहरा बन के सामने है, बल्कि कराची के नौजवानों ने भी बड़ा उनको वोट दिया, सपोर्ट किया है। एक नया तजर्बा था जमात इस्लामी के लिए, फिर वो कौमियां लिए गए। आपको क्या लगता है कि कराची में इस वक्त जमात इस्लामी किस जगह खड़ी हुई है और आपको लगता है कि जमात इस्लामी की जो पूरी ओवरऑल सिचुएशन है वापस से उसी तरह से उसको वेलकम किया जाएगा जैसे हाफिज नईम साहब के दौर में कराची वालों ने जमात इस्लामी को एक्सेप्ट किया था? देखिए, हाफिज नईम साहब जो है वो एक तवाना आवाज के तौर पर कराची के सामने आए थे। बहुत सारे उन्होंने वो इशू जो हकीकी अवामी मसाइल हैं उन्हें रेज किया, उन्हें लेकर चले। लेकिन आप बदकिस्मती देखें इस कौम की कि बहरहाल वो किसी, चाहे इलेक्ट्रिक का मसला हो, चाहे वो बल्दियाती उमूर का मसला हो, वो सड़कों पे भी आए, लेकिन अवाम ने उस तरह से साथ नहीं दिया, अवाम बाहर नहीं निकले। ये एक यहाँ के लोगों में एक बात ये बिल्कुल नजर आई। और दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी अपने मुताबिक कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन वही सूरत हाल जो MQM के साथ थी वही जमात इस्लामी के साथ नजर आ रही है। तो उन्हें ये अब जमात इस्लामी के लोग शिकवा करते हुए टाउन नाज़िम तक ये कहते हैं कि उनका इख्तियार नहीं है, उन्हें फंड नहीं मिल रहा है। अब ये बातें सामने आ रही, इसकी वजह से काम नहीं हो पा रहे। और एक मिसाल और दूंगा जो अभी ये बात कर रही थी, बात यह कि देखें मौलाना फजल रहमान की तो सीटें भी बहुत कम है, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने कितने टेक्निकली चले और कितने तरीके से उन्होंने अपने मुतालबात मंजूर करवा लिए। और आपने देखा वो मदारिस के हवाले से आज सदर साहब ने उस पर दस्तखत भी कर दिए, उन्होंने हर काम अपना करवा लिया। लेकिन यही काम MQM इतनी सीटें रखते हुए बहुत सारे काम नहीं करवा सकी। जब MQM की जरूरत थी हुकूमत को, उस वक्त इन्हें भी अपने मुतालबात मनवाने चाहिए। बहुत शुक्रिया रफत सईद साहब मेरे साथ मौजूद थे। अंबरदानी साहब आपका बहुत शुक्रिया और समीर कुरैशी आपका बहुत शुक्रिया। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।